चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सप्लाई इलास्टिसिटी सप्लाई। अगर सप्लाई की बात करूँ, सप्लाई का डेफिनेशन क्या थी? वो क्वांटिटी होता है कमोडिटी जो कि एक सेलर जो है विलिंग टू सप्लाई है एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर हमने 4 पॉइंट और पढ़े थे कि वो कितना विलिंग है सप्लाई करने में, उसे बोलते सप्लाई। एक्चुअली वो कितना सप्लाई कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर मतलब जो वो जितना सप्लाई करना चाहता है, उसे जितनी क्वांटिटी वो मार्केट में लेके आना चाहता है उसे सप्लाई बोलते हैं। एक्चुअल में कितनी सेल होगी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था? हमेशा ये विद रेफरेंस टू टाइम होगी, हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर प्राइस पे होगी और विद रेफरेंस टू टाइम होगी। और दूसरा क्या था कि जो सप्लाई होती है वो सिर्फ क्या होती है? टोटल स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट होती है। टोटल स्टॉक जितना उसने प्रोड्यूस किया और जो गोडाउन में पड़ा वो सप्लाई नहीं है, उसमें से वो कितना एक्चुअली मार्केट में लेके आएगा उसे हम सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस कराया था। स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस क्या था? स्टॉक का मतलब क्या था? स्टॉक का मतलब वो क्वांटिटी होता है कमोडिटी जो कि उस स्टॉक में से मार्केट में लेके आना चाहता है एट पर्टिकुलर प्राइस पे। सप्लाई का मतलब ये था। स्टॉक का मतलब क्या था? वो क्वांटिटी जो कि उसे टोटली प्रोड्यूस करके रखी हुई है। ठीक है, सप्लाई क्या होती है? वो स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट होती है। ठीक है, स्टॉक, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक का मतलब क्या था? जो प्रीवियस ईयर का अनसोल्ड बच गया वो, प्लस जो इस साल आपने एक्सेस प्रोड्यूस करके रखा हुआ है उस टोटल को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और सप्लाई की बात करूं, सप्लाई क्या? ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक। इसके बाद मैं बात करता हूं पेरिशेबल गुड्स के केस में स्टॉक और सप्लाई क्या होती है? सेम होती है। और ड्यूरेबल गुड्स के केस में क्या होता है? स्टॉक अलग होती है, सप्लाई अलग होती है। स्टॉक जो है वो टोटल क्वांटिटी होती है जितना प्रोड्यूस किया, उसमें से जो पार्ट आप मार्केट में बेचने को लेके आते हो उसी को सप्लाई कहते हो। फिर आपका स्टॉक कितना होगा ये डिपेंड करेगा। स्टॉक जो है कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। और सप्लाई जो है ये डिपेंड करेगी प्राइस पे। प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ लॉ सप्लाई की। लॉ सप्लाई के अंदर बेसिकली क्या था कि अभी प्राइस राइज हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। कर्व कैसा बनेगा? पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दैट इज सेटरस पेरिबस। अब हम बात करते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब क्या है? अजम्पशंस पे आओ फटाफट से। अजम्पशन में क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शैल रिमेन द सेम, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो गया और प्राइस सेम था तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा और सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई जो है वो गिर जाएगी, इसलिए लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए क्या बोला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट बोलो फटाफट। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आप टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करोगे। अगर आपने मॉडर्न टेक्निक्स फॉलो कर दी तो उस केस में क्या हो जाएगा? सेम प्राइस पे जो है कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेम प्राइस पे क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करोगे तो यहां पर भी लॉ फेल हो जाएगा। तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट बोलो। स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन में भी चेंज होगा तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शैल रिमेन द सेम। और बोलो आगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज शैल रिमेन द सेम। टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी पे गवर्नमेंट में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। ये एक और असम्पशन थी। और बोलो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स स्पेशली सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जो है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये हो गए आपके असम्पशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ सप्लाई या व्हाई डज सप्लाई का स्लोप्स अपवर्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ सप्लाई जो है वो बेसिकली क्या था? 2 पॉइंट थे। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग सेलर होंगे वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करके बेचेंगे तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा इसलिए। और साथ साथ ऐसे लोग जो पहले इस क्वांटिटी को सप्लाई नहीं कर रहे थे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट कमोडिटी सप्लाई कर रहे थे, वो अपना वो वाला बिजनेस छोड़ के इस बिजनेस में शिफ्ट कर जाएंगे और उनकी वजह से भी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस राइज होता है तो जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है वो भी ज्यादा सप्लाई करता है और न्यू सप्लायर भी मार्केट में आके ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करते हैं। ये क्या थी? ये एक्सप्लेनेशन थी ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है? ऐसे केसेस जहां पर लॉ सप्लाई काम नहीं करता। लॉ सप्लाई जो है वो काम नहीं करता रेयर कलेक्शन में। रेयर कलेक्शन में अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो सप्लाई जो है इंक्रीज हो ही नहीं सकती। सप्लाई तो सिर्फ एक ही कमोडिटी, तभी तो वो क्या है? रेयर है। तो रेयर कलेक्शन के केस में अगर प्राइस ज्यादा भी हो गया फिर भी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती। क्वांटिटी सप्लाई तो एक ही यूनिट रहेगी। सेम एक्सप्लेनेशन गोस विद ऑक्शन, गुड्स ऑफ ऑक्शन। ठीक है, अगर ऐसे गुड्स जैसे आप ऑक्शन से बेच रहे हो वहां पर भी कमोडिटी सेम है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं तो प्राइस बढ़ता जाता है लेकिन फिर भी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या था? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स में लॉ सप्लाई जो है वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? देखो क्या है कि जो पेरिशेबल गुड्स है उसे आप होल्ड करके नहीं रह सकते या स्टॉक करके नहीं रह सकते। तो ऐसे गुड्स जैसे आप स्टॉक करके नहीं रह सकते उस केस में अगर प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ गया या कम हो गया, जितना आपने बनाया आपको पूरा ही सप्लाई करना पड़ेगा। अगर प्राइस कम भी हो गया तो आप स्टॉक होल्ड करेंगे, मतलब होल्ड करके रख नहीं पाओगे अपने स्टोर्स में, आपको बेचना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आज तो इतने प्राइस पे बिक भी जाएगा, कल ये इतने प्राइस पे भी नहीं बिकेगा। एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पनीर या डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे और क्या था इसके अंदर? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर मैं एक सेलर हूं, ठीक है,
और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो अभी गिर गया और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में और गिरेगा, तो प्राइस गिरने के बावजूद भी मैं अपनी पूरी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूँ उस प्राइस पे, तो इसमें क्या होगा, लॉ सप्लाई क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। प्राइस कम हो गया फिर भी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ गया और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ने से मैंने क्वांटिटी सप्लाई अभी नहीं बढ़ाई, मैंने बल्कि क्या करा, क्वांटिटी सप्लाई को कम कर दिया, जैसे कि फ्यूचर में जब प्राइस और बढ़ जाएगा तब मैं पूरी क्वांटिटी फ्यूचर में जाके सप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर भी लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और बताओ उसके बाद कौन सा बताओ, हाँ, सप्लाई इज द नीड ऑफ मनी। अगर सप्लायर जो है उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसके पास जो स्टॉक में पैसा पड़ा हुआ है क्या करेगा, स्टॉक को बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। अगर सप्लायर के घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, कोई और ऐसी सिचुएशन है जहां से पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो स्टॉक बेच के जो है पैसा रिकवर कर लेगा, वो वेट नहीं करेगा प्राइस के चेंज होने का। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई एकदम बढ़ जाएगी जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और लॉ क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मतलब उसमें अजम्पशन में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये भी एक अजम्पशन, ये भी एक एक्सेप्शन है, लॉ सप्लाई जो यहाँ पर फेल हो जाएगा। सारे पॉइंट्स हो गए इसके अंदर हमारे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, हर वो फैक्टर जो कि मेरी सप्लाई को चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी। दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट। कर्व कैसे बनेगा, पॉजिटिवली स्लोपिंग। इसके बाद था गोल्स ऑफ द फर्म। गोल्स ऑफ द फर्म की अगर मैं बात करूं तो गोल्स ऑफ द फर्म में क्या था कि अगर फर्म के जो है 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, गोल्स के फर्म के ऑब्जेक्टिव या गोल्स के अकॉर्डिंग भी सप्लाई में चेंज आता है। अगर जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे प्राइस कम हो वो सारी क्वांटिटी उस पर सप्लाई कर रहा होगा। अगर ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क मिनिमाइजेशन, तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी बनाएगा, उसको बेच देगा, फिर और क्वांटिटी बनाएगा और उसको बेचता जाएगा। मतलब कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा बना के बेचेगा, यहाँ पर प्राइस का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी हमारी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होता है। इसके बाद कौन सा पॉइंट था, इनपुट प्राइस। अगर इनपुट जो है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, अगर इनपुट के प्राइस बढ़ गए तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर इनपुट जो है वो सस्ते हो गए, इनपुट के प्राइस जो है वो कम हो गए तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या करोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में क्या था, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोई रिलेटेड कमोडिटीज मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है और उसकी वजह से सब्स्टिट्यूट गुड्स के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो आप क्या करोगे, अपना मेन बिजनेस छोड़ दोगे, तो इसकी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी और आप किसमें शिफ्ट कर जाओगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बिजनेस में शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या था हमारा टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव कर गया। पहले आप हैंडमेड यूज करते थे, आप मशीन मेड यूज कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो आप क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा करोगे। ठीक है, ये हो गया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद नेचर ऑफ द कमोडिटी। मैंने इसमें को बताया था, दो बातें बताई थी, एक है मोनोपोली कमोडिटी और एक है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, एक है मोनोपोली कमोडिटी, एक है कॉम्पिटिटिव। अगर आप ऐसी कमोडिटी में डील कर रहे हो जिसका मार्केट मोनोपोली मार्केट है, मतलब क्या है, आप सिंगल सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आपसे कमोडिटी खरीदने के बैठे हैं। ठीक है, तो आप सिंगल सेलर हो तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, इनिशियली आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करोगे। कैसे, जो भी कस्टमर आपके पास सामान लेने आएगा मना करोगे कि स्टॉक में नहीं है। ठीक है, जिससे कि क्या है, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे डिमांड बढ़ती जाएगी, आप सप्लाई कर नहीं रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा कमोडिटी महंगी हो जाएगी, और जब आपका प्राइस एकदम बढ़ जाएगा तब आप पूरी क्वांटिटी उस पर सप्लाई कर लोगे। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या है, अगर आपने मना कर दिया सप्लाई करने को तो वो किसी और से जाके ले लेगा। तो इस केस में जो भी प्राइस चल रहा होता है प्रिवेलिंग प्राइस पे आप सारी क्वांटिटी सप्लाई करके चलते हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी। इसके बाद हम बात करेंगे क्या कहते हैं वो पॉलिसीज और टैक्सेशन है सब्सिडी। अगर टैक्सेशन प्राइस सेम है और टैक्सेस बढ़ गए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्राइस सेम है और टैक्सेस बढ़ गए तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया कम। और अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस सेम है और सब्सिडीज कम हो गई, प्राइस सेम है और सब्सिडीज कम हो गई तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन फिर से कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टैक्सेशन और सब्सिडीज के बेसिस पे भी आपके क्या होता है, प्रॉफिट में चेंज आता है और इसकी वजह से आप क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज कर देते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्या था कि अगर मैं एक सेलर हूं और वही किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो उसमें क्वांटिटी सप्लाई कम करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज तो ये 100 से 80 हुआ है, कल जाके ये और कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, तो मैं 80 पे ही सारी क्वांटिटी बेच दूंगा, तो क्या हुआ, इस केस के अंदर क्या क्वांटिटी सप्लाई जो एकदम से बढ़ जाएगी। अच्छा, उल्टा सोचें कि अगर कमोडिटी का प्राइस 100 था 120 हो गया
और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल जाके 150 पे पहुंचेगी, तो मैं अभी सारी क्वांटिटी रोक दूंगा, आगे जाके 150 पे उसे बेचूंगा, तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई प्रेजेंट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये थे सारे डिटरमिनेंट जो मैंने अभी खत्म किया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अगर प्राइस राइज हो रहा है इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। प्राइस फॉल हो रहा है इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई फॉल हो रही है तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये यहां पर लॉ सप्लाई एप्लीकेबल होता है, अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। प्राइस सेम था फिर भी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर गया ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जो डिटरमिनेंट्स पड़े थे वो सारे की वजह से। ठीक है, प्राइस सेम था फिर भी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज करके ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व, और डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल केसेस और लॉ सप्लाई। लॉ सप्लाई के एक्सेप्शनल केसेस में मैंने दो केसेस बताए थे आपको, एक है वर्टिकल सप्लाई कर्व, एक बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व का अभी तक इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ मेजरली एक ही एग्जांपल है, जैसे हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का क्या है, लेबर का जो बिहेवियर है, उसका नेचर है वो ये है कि इनिशियली जब वो अनस्किल्ड होते हैं, जब इनिशियली लेबर अनस्किल्ड होती है, ठीक है, और वो काम करने आती है और उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है और वो थोड़ी थोड़ी स्किल्ड होने लगती है तो और ज्यादा लेबर सप्लाई करते हैं। लेकिन एक बार जब वो स्किल्ड लेबर बन जाती है, ठीक है, और प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी लेबर सप्लाई को कम कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो नेचर ये होता है कि जो भी पैसा मिल गया पहले से खर्च कर लो, फिर हम दोबारा जाएंगे कमाने, उनका ये रहता है। तो इस केस का क्या होगा, इनिशियली अगर कोई लेबर है जो 100 रुपए पे हमने लगाई थी, वो 8 घंटे काम कर रही थी, हमने उसका प्राइस बढ़ा के 200 रुपए कर दिया, तो इनिशियली वो अपनी लेबर सप्लाई को बढ़ा के 8 घंटे से 10 घंटे या 12 घंटे कर देगी। लेकिन उसके बाद अगर और उसकी अब वो स्किल्ड हो गई तो उसका प्राइस जो है 200 से 600 हो गया। ठीक है, तो उस केस के अंदर जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी लेबर सप्लाई को क्या करेगा, 10-12 घंटे से कम करके 6 घंटे पे ले आएगा। तो पहला कर पॉजिटिवली स्लोपिंग जाएगा, उसके बाद दोबारा बैकवर्ड मूव कर जाएगा, दैट इज नेगेटिवली स्लोपिंग। तो इनिशियली पॉजिटिव स्लोपिंग होगा, बाद में नेगेटिव स्लोपिंग जाएगा, तो एक बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व की। वर्टिकल सप्लाई कर्व क्या है, ये है कि अगर टाइम पीरियड की बात करके चलते हैं कि अगर टाइम पीरियड जो है इसके अंदर बेसिकली ये था कि अगर टाइम पीरियड इतना छोटा है तो आप प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज कर ही नहीं सकते। भाई टाइम पीरियड ही इतना छोटा है, आपके पास आपका मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक हफ्ते के लिए प्राइस बढ़ा है, तो एक हफ्ते के अंदर आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ा लोगे, आप बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो इस केस के अंदर क्या होगा, सप्लाई जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाएगी, प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए कम हो जाए, क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये था वर्टिकल सप्लाई कर्व। इसके अंदर एक चीज रह गई, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, अगर मैं प्राइस और सप्लाई के रिलेशनशिप को एक टेबल के फॉर्म में दिखाता हूं तो उसे बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल। अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल सेलर की सप्लाई को दिखाता हूं तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और अगर मैं पूरे मार्केट में जितने भी सेलर है एक कमोडिटी के, उनके प्राइस, वो कमोडिटी का प्राइस और उन सबकी सप्लाई को एक साथ दिखाता हूं, इसे बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अगर इसी रिलेशनशिप को मैं ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊंगा तो इसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। सप्लाई ओवर इलास्टिसिटी पे आते हैं, आओ फटाफट से। अगर मैं इलास्टिसिटी की बात करूं तो इलास्टिसिटी के अंदर क्या डेफिनेशन थी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वहां पर तो प्राइस इलास्टिसिटी था, इनकम इलास्टिसिटी था, क्रॉस था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में बात करके चल रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हम 1% प्राइस चेंज में निकालते हैं, तो ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये था इसका डेफिनेशन। इसके बाद बात करते हैं डिग्रीज की। डिग्रीज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिमांड जैसी है। डिग्रीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, अगर देखो अगर प्राइस के अंदर 10% चेंज है और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर भी 10% चेंज है, तो मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अगर प्राइस जो है उसके अंदर 10% चेंज है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई के अंदर 20% चेंज है, तो क्या बोलोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ES इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ठीक है, और अगर परसेंटेज, अगर प्राइस में 10% चेंज था लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में सिर्फ 5% चेंज है, तो क्या बोलोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो आप इस केस के अंदर क्या बोलोगे, ES इज लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक। ठीक है, प्राइस में 10% चेंज था लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब क्या 0% चेंज है, तो आप क्या बोलोगे, ES इज इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ES क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसे बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अगर प्राइस में जो है कोई चेंज नहीं है, फिर भी प्राइस में कोई चेंज नहीं है या इतना छोटा चेंज है जिससे आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई में बहुत सारा चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ES इज इनफाइनाइट, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके अंदर मेजर करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है आपका परसेंटेज मेथड और दूसरा मेथड होता है ज्योमेट्रिक मेथड। अगर आप परसेंटेज मेथड की बात करूं तो सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला, इसे प्रोपोर्शनल मेथड ही बोला जाता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ऐसे निकालेंगे। उसके बाद इसकी डेरिवेशन थी, परसेंटेज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनली जो डेरिवेशन करेंगे, पूरा डेरिवेशन आपको लिख के आना है। डेरिवेशन करोगे तो एक फॉर्मूला आएगा, डेल्टा क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय डेल्टा प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। जब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो दोनों बढ़ रहे होंगे या दोनों कम हो रहे होंगे, तो कभी भी आंसर नेगेटिव में आएगा ही नहीं। तो आपको इमेजिनरी नेगेटिव साइन की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड की। ज्योमेट्रिक मेथड बहुत सिंपल है। यहां पर हम लोग सप्लाई कर्व के बेसिस पर निकालेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है। यहां पर हम पहले एक सप्लाई कर्व बनाएंगे और उस सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अगर वो सप्लाई कर्व ओरिजिन पे एक्सटेंड होकर ओरिजिन पे आता है, वहां पर एक पॉइंट मार्क करना है ए, तो A2 क्वांटिटी डिवाइड बाय O2 क्वांटिटी, दोनों बराबर आएंगे जब ओरिजिन पे टच करेगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ES इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। लेकिन अगर जो है, अगर मैंने वो सप्लाई कर्व को एक्सटेंड किया, ठीक है, और वो ओरिजिन से नेगेटिव साइड जा रहा है, तो इसका क्या बोलेंगे, AQ बड़ा हो जाएगा डिवाइड बाय OQ छोटा, तो ES इज ग्रेटर देन 1, या क्या बोलेंगे, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सप्लाई कर्व में मैंने एक्सटेंड किया और वो पॉजिटिव साइड आ रहा है, 0 से आगे आ रहा है, 1 2 3 की तरफ आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, AQ छोटा हो जाएगा, OQ बड़ा हो जाएगा, तो AQ डिवाइड बाय OQ करोगे तो ES इज लेस देन 1, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। ज्योमेट्रिक मेथड ओवर हो गया। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। सबसे पहला है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहला पॉइंट है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप एडिशनल यूनिट बना रहे हो और हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने की वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपैरिजन टू प्राइस, तो बनाने में कोई फायदा नहीं है। तो प्राइस बढ़ भी रहा होगा फिर भी आप क्वांटिटी सप्लाई को नहीं बढ़ाओगे, तो क्या हो जाएगी, सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, हर एडिशनल यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है और उसको बेचने से जो प्राइस मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, तो इस केस में बनाने में फायदा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई और बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी इलास्टिक। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी में अगर पेरिशेबल गुड्स है तो उस केस में चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस कम हो जाए, जितना मैंने बनाया था मैं उतना बेच दूंगा। दिस इज कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। इसमें क्या होता है, इनइलास्टिक सप्लाई होती है, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो उस केस में क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो स्टॉक में से माल निकालूंगा और अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा दूंगा, और प्राइस कम हो रहा होगा तो पूरा माल रोक दूंगा, पूरा स्टॉक में डाल दूंगा, कुछ भी बेचूंगा नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं, यहां पर सप्लाई हो जाएगी इलास्टिक हो जाएगी। क्या सप्लाई हो जाएगी, इलास्टिक। इसके बाद टाइम एलिमेंट मैंने क्या बताया था, अगर शॉर्ट रन है तो इनइलास्टिक, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर प्राइस बढ़ भी गया तो आप कैसे बनाओगे, आपके पास ना मशीन है ना टूल्स है ना इक्विपमेंट है, तो सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती। तो शॉर्ट रन के अंदर इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग रन के अंदर क्या होती है, इलास्टिक। लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि जब आपको पता है प्राइस बढ़ रहा है तो आप ज्यादा बनाओगे, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे और आप यहाँ पर फैसिलिटी भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि क्या है, लॉन्ग रन है। तो लॉन्ग रन में क्या होती है, इलास्टिक, और शॉर्ट रन में क्या होती है, इनइलास्टिक। आगे आओ, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी फॉर एक्सटेंडिंग एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। अगर आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक। और अगर फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है इनपुट्स। अगर इनपुट मैंने आपको बताया था, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में डील करते हो जिसमें आपको इनपुट जो है पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर वो इनपुट्स बनेंगे और फिर इनपुट जो बनेंगे फिर आप उसे अपने प्रोडक्ट को बनाने में यूज करोगे। अगर ऐसे इनपुट्स हैं तो दिक्कत क्या है भाई, अब प्राइस बढ़ गया, मुझे आउटपुट बढ़ाना है, तो पहले मुझे इनपुट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। वो जब तक इनपुट बना के देगा तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसे इनपुट्स है, ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जिसके अंदर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है, आप मार्केट जाओ खरीद लाओ, तो इस केस के अंदर जैसे प्राइस बढ़ जाएगा मेरी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो अगर रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है तो रेडिली अवेलेबल है, ऑर्डर नहीं देना, तो इस केस में इलास्टिक। और अगर आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट क्या था, रिस्क टेकिंग। इसके बाद दो पॉइंट है, रिस्क टेकिंग है। रिस्क टेकिंग में क्या था, अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क उठा सकता है। रिस्क किस चीज का होता है, यहां पर रिस्क ये होता है कि मैंने गुड्स बना के रख लिया और वो अगर नहीं बिका तो क्या होगा, अगर मैंने गुड्स बना के रख लिया और अगर गुड्स नहीं बिका तो उस केस में उसका पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए यही रिस्क होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क उठा रहा है और बहुत सारा गुड्स स्टॉक में बना के रखा है, तो जैसी प्राइस बढ़ जाएंगे वो भी अपनी क्वांटिटी सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी वो क्या, इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो रिस्क नहीं उठा सकता, वो थोड़ा सा बनाता है, जितनी रिक्वायर्ड होती है उतना मार्केट में बेच देता है, उसका कोई स्टॉक नहीं है, तो अगर प्राइस बढ़ भी गया तो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा नहीं पाएगा। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। ऐसे एंटरप्रेन्योर की सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक। और जो लास्ट वाला पॉइंट था वो क्या था, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऐसी है कि अगर आपकी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है
कॉम्प्लेक्स है और सिंपल, दो बात थी इसके अंदर। अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन सिंपल है, सिंपल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल लाओ, मशीन में डालो, एक मशीन में आपका आउटपुट आ जाता है, M1 मशीन में डालो, आउटपुट आ जाता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस केस में आउटपुट को इंक्रीज करना जो है वो आसान है, जल्दी आउटपुट बन जाएगा। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ा दोगे। लेकिन अगर मैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, पहले आप रॉ मटेरियल लाओगे, फिर 4-5 मशीन से उसे निकलना पड़ेगा, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा तो आप क्वांटिटी सप्लाई इतनी जल्दी बढ़ा भी नहीं पाओगे। ठीक है, टॉपिक ओवर।